चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले वाली क्लास में कहाँ तक हो गया था भाई अपना? पहले अपन ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ ली थी, शुरुआत हो गई थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। और उसमें आपने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट। तो उसी सीरीज में अपन नेक्स्ट करेंगे। उससे पहले जरा एक क्वेश्चन देखिए सभी। अब लेक्चर नंबर 2 में देखो, आप फटाक से हैं, लेक्चर 2 में चलते हैं अपन। H2SO4 देखो, सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीजन एटम्स जो थे ना, उसके अपने मोल कैलकुलेट किए थे बेटा। वो देखो जरा एक बार, है ना। उसमें कहीं पे देखो 4 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्या? चेक करो, देख ये वाला जो है, एक बार जो है H2SO4 में आपको मैंने कुछ डाटा दिए थे कैलकुलेट करने के लिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाला, है ना। H3PO4 आ गया। अब आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसमें आपको क्या करना, जैसे 1 मोल में 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दे रखे हैं ना, तो 1 मोल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो आपको समान 0.1 मोल दे रखा, तो कितने आ जाएंगे? 0.1 × 4। तो ये मिसप्लेस था, तो इसको सही कर लेंगे भाई सारे बच्चे जो हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 में ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो ये 0.4 आ गया। वैसे तो आपने सही कर ही लिया होगा, क्योंकि सब में एक ही सीक्वेंस था। तो ये शायद जल्दबाजी में रह गया, तो इसको आपको ठीक करना है। तो 0.1 × Na × 4, तो ये क्या आ जाएगा? 0.4 Na, है ना। तो ऐसी जो है उसको आप एक बार सही कर लेंगे। तो चलो अब इसी सीरीज में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, सारा अपने को आज सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो अपन कोशिश करेंगे इनको खत्म करने की। तो पहला अपने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी, परसेंटेज वेट बाय वेट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों होती है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो है, देयर इज नो टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और जिसमें भी वॉल्यूम नहीं आएगा वो क्या होगी भाई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो फटाक से लिखेंगे अब। अगला जो है दूसरा आपको लिखना है, पहला हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, है ना। इसको क्या बोलेंगे भाई? वेट बाय वॉल्यूम, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं भार आयतन। क्या बोलते हैं भाई? नाम से ही पता चल रहा है, भार आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं इसको? भार आयतन प्रतिशत। मैंने क्या बताया था, दुनिया की कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, मोलिलिटी के अलावा जनरली क्या होता है भाई? ऊपर जो होता है वो क्या होता है? सोल्यूट। जो भी फॉर्मूला उसमें ऊपर क्या आएगा? सोल्यूट, नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में क्या हो जाएगा भाई? ऊपर आप लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो भार है, वेट ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या आ जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा क्या? और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में निकालना आपको। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट को मान लिया मैंने, शुरू में आपने क्या माना? ए, अपन लास्ट तक वही चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी ए प्लस क्या आ गया? वी बी इंटू 100 आ गया। तो ये हो गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में टेम्परेचर आ रहा है क्या? सॉरी, इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, तो ये क्या होगा भाई? टेम्परेचर जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, आपको मैंने बताया था। चलिए, जनरली जितनी भी आप देखना, गौर करना, जो सिरप होती है ना, दवाई वगैरह अपन लेते हैं, आप उसके ऊपर आप देखोगे ना, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ही लिखा होगा, है ना। जो लिक्विड है ना, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। चलिए अब मैं आगे अगली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उस पे आ रहा हूँ। तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यानी आयतन, आयतन प्रतिशत, है ना, या प्रतिशत आयतन, जो भी आप बोल सकते हो। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? वॉल्यूम परसेंटेज। तो फटाक से फॉर्मूला लिखेंगे इसका। ये क्या आ जाएगा भाई? वॉल्यूम किसका आएगा? मैंने बताया था ऊपर क्या लेते हैं भाई? सोल्यूट। नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट को आपने क्या माना भाई? अरे सॉल्यूट आपने माना था ए, तो ये क्या आ जाएगा? वी ए प्लस वी बी, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। ये होगी तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है क्या?
तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगले आ जाओ फोर्थ पे। ये सिंपल सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। फोर्थ जो है वो बहुत ही शानदार कंसंट्रेशन टर्म है। फोर्थ और फिफ्थ यानी मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी, यूं समझ लो आप पूरी जो कंसंट्रेशन टर्म है ना इसकी जान है, ये समझ में आपको आना बहुत जरूरी है। और इससे सवाल आए नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। तो पहले जो है वो एक बार इसको देखते हैं, मोलेरिटी को इसको बहुत अच्छे से समझना है। और इस इनके ऊपर अपन बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके जे डबल एडवांस तक की है ना, तो सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे। तो मोलेरिटी को मैं लिख देता हूँ एम। क्या लिख देता हूँ? एम इसका सिंबल है भाई। तो मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या है ना, एक लीटर सॉल्यूशन में है ना, सोल्यूट के कितने मोल्स है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोलेरिटी को। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी विले के मोल, moles of solute in 1 liter in 1 liter of solution, moles of solute इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है ना। सोल्यूट के मोल किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। और मोल को किसे डिनोट करते हो? स्मॉल एन से। तो मोलेरिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? एन अपॉन वी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। मोल सॉल्यूट को आपने क्या माना था? ए, तो इसका मास क्या? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, पहले पढ़ा चुका हूँ फॉर्मूला पहले वाली क्लास में। इनटू वॉल्यूम को किस में लेना है? लीटर में। ठीक है। दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं? अगर मैं वॉल्यूम को ml में ले लूं तो क्या आ जाएगा भाई? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। और इसको वॉल्यूम को मैं क्या ले लूं? वी ए प्लस वी बी आ जाएगा क्या? और ml में आया तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऊपर आप आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको स्टाइल मार के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये बताओ डब्ल्यू ए और वी ए प्लस वी बी। अरे लिख सकते हैं ना, 100 × 10, तो कोई फांसी पे थोड़ी चढ़ा सकता है अपने को, ये लिख दिया मैंने। और अपॉन आ गया एम ए। जरा मुझे ये बताओ, ये जो इतना सौदा है ये ऊपर आपने क्या लिखा अभी? ये भी अब आप लिख सकते हो इसकी जगह परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, एक फॉर्मूला आ गया। अब जरा देखो, मुझे ये बताओ डेंसिटी, घनत्व जो होता है, डेंसिटी का मतलब क्या है भाई हिंदी में? घनत्व। डेंसिटी क्या होती है भाई? मास ऑफ सॉल्यूशन। और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। मैंने ये बताया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो वॉल्यूम है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? आयतन की जगह मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? ये बताओ मुझे। अरे लिख सकते हैं। तो मोलेरिटी वाला जो फॉर्मूला है उसमें अपन रख देंगे इसको। मोलेरिटी का कॉमन फॉर्मूला आपने क्या निकाला है? ये निकाला डब्ल्यू ए वी ए प्लस वी बी इंटू 1000 अपॉन ma। ऊपर देखो आप, ये है। अब वॉल्यूम की जगह क्या रख देंगे भाई? मास। और ये डेंसिटी ऊपर चला जाएगा क्या? तो ये ऊपर कर रहा हूं मैं इसको डब्ल्यू ए और डेंसिटी इंटू 1000। और नीचे क्या आ गया भाई? मास या भार आ गया क्या? और भार कितना होगा भाई? उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी लिख सकता हूँ? नहीं, पूरे सॉल्यूशन का है, इंटू एम ए। इसको अगर मैं स्टाइल मार के लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ भाई? अरे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। और इसको मैं ऐसे लिख दूं तो डब्ल्यू ए अपॉन ये लिख देता हूँ मैं 100 × 10 इंटू डेंसिटी, ऐसे लिख सकता हूँ। अरे 1000 को मैं 100 × 10 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? और ये आ गया एम ए। मुझे ये बताओ, ये जो इतना सौदा जो है, ये वाला जो मैं ये सर्कल में लिख रहा हूँ अभी, सबसे पहले आपने जो पढ़ा था, इसकी जगह मैं ये लिख दूं कि नहीं लिख दूं? ये बताओ। परसेंटेज वेट बाई वेट लिख सकता हूँ इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम में लेंगे अपन, सबसे ज्यादा सवाल इसी पे पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए ना। डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया कैसे है, बाकी आप इसको टिप्स पे रखेंगे। परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। विलेय के जो है वो मोलर मास लेना है, डेंसिटी आपको बताइए, घनत्व है, विलेय। अब आ जाओ, ये आ गया।
चलिए अब क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उससे पहले मुझे ये बताओ फटाक से कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। अरे मोल पर लीटर है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं। अब देखो कुछ अपन लिखेंगे, जैसे आपको कई बार क्या होता है डायरेक्ट मोलरिटी नहीं दे रखी है ना, इनडायरेक्ट रूप से आपको मोलरता दे रखी होगी, मोलरिटी दे रखी होगी। वो बोलेगा मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, है ना, हिंदी और इंग्लिश ऐसे ही लिखा हुआ था ना, पेंटी मोलर, पेंटा मोलर, डेका मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर, मिली मोलर। ऐसे वर्ड्स जो है वो काम में लिए जाते हैं। तो उन वर्ड्स की जगह आप मोलरिटी लेंगे क्या, वो खुद आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो मैं एक बार वो सारे वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बना देता हूँ। तो एक साइड आप लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना, विलियन का प्रकार, है ना, उसके लिखा हुआ होगा विलियन किस टाइप का है। और मैं इधर लिख देता हूँ मोलरिटी, है ना भाई, मोलरता क्या होगी, है ना। तो जैसे उसने बोला आपको मोलर विलियन, क्या बोला बेटा उसने, मोलर सॉल्यूशन, तो उसकी मोलरिटी 1 m लेंगे या फिर m बोल सकते हो। फिर उसने आपको बोला सेमी मोलर, है ना, सेमी मोलर जो है अंडरस्टूड होगा, m/2 हो जाएगी मोलरिटी। सेमी मोलर के बाद में उसने आपको बोला पेंटी मोलर, क्या बोला भाई उसने, पेंटी मोलर, तो उसकी मोलरिटी आ जाएगी m/5। पेंटी मोलर के बाद में उसने बोला सेंटी मोलर, अगर वो बोलता है सेंटी मोलर तो उसकी मोलरिटी आ जाएगी m/100। उसने बोला मिली मोलर, क्या बोला भाई उसने, मिली मोलर, तो उसकी मोलरिटी आ जाएगी m/1000। अब आ जाओ, उसने बोला एक टर्मिनोलॉजी जो सबसे ज्यादा काम में लेता वो होता है डेसी मोलर, क्या होता है भाई डेसी मोलर, तो मोलरिटी क्या आ जाएगी m/10। अब आता है कई बार वो बोलता है पेंटामोलर, अगर आपको पेंटामोलर दे रखा तो 5 m। अगर आपको दे रखा है उसने डेकामोलर, अगर डेकामोलर दे रखा तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा 10 m। क्लियर है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आपको सांद्रता की जो पद है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ तक का हो गया अपना ना मोलरिटी जो है, क्या इसमें आ सकता है और कौन कौन से फॉर्मूले आपको काम में लेने हैं, ठीक है। चलिए अब मोलेरिटी के बाद में जरा अपन सीधा आ जाते हैं नॉर्मेलिटी पे, है ना। अगली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है फटाफट एक बार इनको समझ लेते हैं फॉर्मूले सबके। अब आप लिखेंगे नॉर्मेलिटी, है ना, नॉर्मेलिटी, है ना, ये क्या होता है भाई इसको भी समझेंगे। इसको डिनोट करूंगा मैं कैपिटल एन से, किसे लिखते हैं भाई इसको, कैपिटल एन से। तो जैसे आपने मोलरिटी में बोला कि सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यहाँ पे सोल्यूट के मोल की जगह लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, क्या लेते हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इनको, उसके सारे स्टेप बाय स्टेप अपन फॉर्मूले लिखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट फाइनली कैसे आएगा, डायरेक्ट कोई नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अपन ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देखो बिल्कुल आसान है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सोल्यूट के, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर जो है उसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, क्लियर है सबको। 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो भी इजीली है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब। तो नॉर्मेलिटी जो हो गया वो क्या होगा, फिक्स है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या आ गया भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के जो ग्राम इक्विवेलेंट है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सबको पता, अपने शुरू से मान रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे विलेय और विलाय, विलाय का आयतन जोड़ देंगे। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अब आ जाओ, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और फॉर्मूला, यानी इक्विवेलेंट का मतलब क्या बताया मैंने, तुल्यांक, क्या बताया था भाई,
ग्राम तुल्यांक हिंदी में भी लिख देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आए तो। ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या, ग्राम तुल्यांक। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, वो निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता मुझे क्या होता है बेटा, WA अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब एक नई चीज और आ गई आपके पास, इक्विवेलेंट वेट आ गया ना। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है तुल्यांकी भार। क्या होता है भाई, तुल्यांकी भार। अब आ गया जब इसके अंदर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब नया सीखना पड़ेगा इसका मतलब, इक्विवेलेंट वेट। अगली जो टर्मिनोलॉजी वो है वो क्या भाई, इक्विवेलेंट वेट। जरा देखते हैं इसको, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होगा एटॉमिक वेट परमाणु भार, या मॉलिक्यूलर वेट अणु भार, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या जाएगा भाई, एन फैक्टर। क्या जाएगा, एन फैक्टर, या फिर क्या आएगा, वैलेंसी फैक्टर। क्या आएगा भाई, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है साहब, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है सबको। अब एटॉमिक वेट भी सबको पता है, मॉलिक्यूलर परमाणु भार अणु भार सबको पता है। अब अपने को अगर सीखना है तो यहाँ पे मेनली सीखना क्या है भाई, वो अपने को सीखना है एन फैक्टर, है ना। एन फैक्टर अपन सीखेंगे। उससे पहले देखो आप, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म वहां मोलेरिटी में लिखी वैसे ही नॉर्मेलिटी में भी होती है ना। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर एन फैक्टर की पूरी सीरीज, पूरी केमिस्ट्री में एन फैक्टर कहाँ कहाँ काम में आएगा फटाफट बुद्धि के साथ में अपनी इसको सीखेंगे। चलो जरा देखो, उससे पहले मुझे एक बात बताओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है। बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि नीचे अपोन में क्या आ रहा है भाई, वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अपन अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन, जैसे आपने मोलरिटी में लिखा एज इट इज अपन फोटोकॉपी मारने वाले हैं इसमें। तो एक साइड में लिख देता हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई, और दूसरी साइड में लिख देता हूँ उसकी नॉर्मेलिटी। वो देखते हैं कैसे निकलेगी इसमें। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जैसे आपने लिखा बेटा नॉर्मल, क्या लिखा भाई, नॉर्मल है तो वहां क्या लिखा था 1n, या फिर इसको n भी बोल सकते हो। फिर आपने बोला सेमी नॉर्मल, अगर सेमी नॉर्मल आ जाए तो क्या लिखेंगे n/2। फिर आ गया मेरा डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा n/10, है ना। फिर मैंने बताया था आपको, आ गया मान लो पेंटी नॉर्मल, क्या आ गया भाई पेंटी नॉर्मल, तो n/5। फिर मैंने आपको बोला अगर आ गया पेंटा नॉर्मल, क्या आ गया भाई पेंटा नॉर्मल, तो ये क्या आ जाएगा 5n बताया था क्या। फिर मैंने आपको बताया डेका नॉर्मल, है ना, ये टर्मिनोलॉजी दे देते हैं कई बार, तो ये क्या आ जाएगा 10n आ जाएगा क्या। फिर मैंने आपको बताया था, ये हो गया सेमी, हो गया डेसी, हो गया पेंटी अब आ जाओ फिर सेंटी देर का हो तो, अरे सेंटी नॉर्मल के लिए क्या जाएगा 100 आ जाएगा ना, इसमें डिवाइड कर देंगे 100 से, तो n/100। ये हो गया सेंटी नॉर्मल। और अगर मान लो उसने बोला जैसे वहां मिली मोलर लिखा था, तो यहाँ क्या जाएगा भाई, मिली नॉर्मल लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा n/1000। ये टर्मिनोलॉजी वो काम में ले सकता है, ये अपने को पता होनी चाहिए। चलिए ये तो हो गया। देखो पैरेलल चल रही ना केवल, और डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था, ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, जो ग्राम तुल्यांक थे, बस एक नई चीज थी वहां पे, मोल से मोल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और यहाँ पे जो ग्राम तुल्यांक थे वो भी मैंने आपको बता दी। अब उसको क्लियरली वहां तक जाने के लिए आपको एन फैक्टर आना बहुत जरूरी है। तो पहले अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एन फैक्टर, है ना, एन फैक्टर। इसको समझेंगे भाई, पूरी केमिस्ट्री में ये कहाँ कहाँ काम में आएगा। देखो जरा मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपको आना चाहिए एसिड का एन फैक्टर, एक आना चाहिए बेटा आपको बेस का एन फैक्टर, एक आना चाहिए आपको आयन, आयन होते हैं ना, उसका एन फैक्टर, एक आना चाहिए सोल्ट, लवण, सोल्ट का मतलब क्या भाई लवण,
इसका एन फैक्टर। और एक आना चाहिए आपको जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला है ना। कौन कितने मोल जो है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, कितने को रिड्यूस करेगा, यानी कौन किसका ऑक्सीजन कर रहा है, किसका ऑक्सीजन कर रहा है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ये वाला सवाल तो आता ही आता है साहब, है ना, छोटा सा सवाल आता है, इसको भी समझेंगे, है ना। बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज होता है रिडॉक्स चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे ना, रिडॉक्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या बीमारी, है ना, कैसे आपको एन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे शुरू करते हैं एसिड का एन फैक्टर। तो पहले आप हेडिंग क्या लिखेंगे भाई, एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ एसिड, एसिड का एन फैक्टर। वो कैसे आएगा देखो, कोई भी एसिड जो होता है ना वो कितने H प्लस आयन रिलीज करता है ना, वो उसका आयन फैक्टर होता है। कितने हाइड्रोजन आयन वो दे रहा है, जितने हाइड्रोजन आयन देगा वो ही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अरे एन फैक्टर क्या हो गया, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज बाई एन एसिड। कोई भी एसिड जो है वो कितने H प्लस आयन दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। अब देखो, जो भी एसिड H प्लस आयन देता है ना, वो एसिड की बेसिसिटी होती है, ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी का मतलब होता है क्षारकता। यानी उल्टा, जितने H प्लस आयन देगा वो उसकी क्या भाई, बेसिसिटी। तो आप दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, यानी कितने H प्लस आयन दे रहा है वो उसकी क्या है भाई, बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड जो है वो उसका क्या होता है भाई, एन फैक्टर। क्लियर है, जरा इसको समझते हैं, है ना। हमेशा याद रखो, जो एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी होते हैं, जो बेस होते हैं उनकी क्या होती है, एसिडिटी, और बेस क्या देंगे, OH माइनस आयन। आगे समझेंगे अपन इसको। तो एक बार मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने इधर लिखा एसिड और इधर मैंने लिख दिया एन फैक्टर। जरा एक देखो, पहला एसिड मैंने ले लिया HCl, तो कितने H प्लस आयन रिलीज करेगा, एक, तो एन फैक्टर आ गया 1। H2SO4 के पास कितने हैं भाई, दो, तो दो आ गया क्या। HNO3 के पास कितने हैं भाई, एक, तो ये आ गया। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं, तो आगे वाले में नेक्स्ट एक और दो एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। HNO3 के बाद में कौन सा लोगे, H2SO4 ले लिया, HClO4 ले लेते हैं बेटा, HClO4, तो एक देगा। लेकिन अब देखना, अब H3PO4, कोई तकलीफ नहीं है, तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं। लेकिन H3PO3, दो, ये क्या नाटक है भाई, H3PO2, एक, और एक और लो बहुत ही शानदार, H3BO3, ये एक। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये यहाँ तक की रामायण तो हमारे दिख रहा है, वो समझ में आ रही है, ये वाली ये तो यहाँ तक तो, लेकिन ये क्या फिल्म है ये समझो। तो पहले इस फिल्म को समझते हैं क्या है इसका मतलब, कोई न कोई स्पेशल केस है। तो पहले ये जितने भी फोर्स फोर्स वाले हैं इनको अपन एक साथ लिख लेते हैं फटाक से। तो ये लिखो, इधर आपने लिख लिया H3PO4 लिख लिया, इधर मैंने लिख लिया H3PO3, और इधर मैंने लिख लिया H3PO2, है ना। इनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सी एसिड या ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। और ऑक्सी एसिड की कंडीशन क्या होती है, ये एक्चुअली आपके डिटेल में आएगा, जो 12th क्लास के जब टॉपिक में अपन मूव करेंगे पी ब्लॉक, वहां पे आएगा। फिर भी आप देखो, ऑक्सी एसिड की कंडीशन ये होती है, सबसे पहले सेंट्रल एटम लिख लो सबके, सब में सेंट्रल एटम जो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम का मतलब क्या है, केंद्रीय परमाणु, सब में फॉस्फोरस है। और फिर उसके सराउंडिंग में चारों ओर कितने एटम है वो लिखना है। सबसे पहले सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से क्या, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ना, सब में ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। और इसके बाद में जो भी रिमेनिंग ऑक्सीजन, बची हुई ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, एक, दो, तीन, पहले में कितनी ऑक्सीजन आ गई भाई, तीन आ गई। और फिर लास्ट स्टेप में आपको किसको जोड़ना है, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को सबसे पहले किसके साथ जोड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ। और जो भी रिमेनिंग ऑक्सीजन है, जो, सॉरी, जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है आपने ऑक्सीजन से जोड़ दिया, उसके बाद जो हाइड्रोजन बच गई उनको डायरेक्टली फॉस्फोरस से जोड़ेंगे। तो यहाँ तीन हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन एटम, हो गया मेरा काम, ये स्ट्रक्चर आ गई। इसमें कितनी है, ये लो साहब, और इसमें कितनी है। अब आ जाओ दूसरे में कि तीन हाइड्रोजन है ना, तो दो तो ऑक्सीजन से जुड़ गए, और ये देखो आप, एक किससे जुड़ गया भाई, फॉस्फोरस से जुड़ गया। इसमें कितने, तीन, तो एक तो ये, और ये दो इससे फॉस्फोरस से जुड़ गए।
अब समझो, अब शानदार बात। जनरली जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, याद रखना है ना, हमेशा ही याद रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जनरली भी जरूरत नहीं है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है, अम्लीय हाइड्रोजन होती है। कैसी हाइड्रोजन होती है भाई वो? एसिडिक हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन। और वो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगी, इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, H प्लस आइन। अब जरा मुझे ये बताओ, यहाँ पे देखो इसमें कितनी है, तीन। पहले वाले में देखो आप, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के साथ? तीन जुड़े हुए हैं क्या? तो ये तीनों हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। और आपने ऊपर लिखा है नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज बाय एन एसिड। कोई भी अम्ल कितने H प्लस आयन दे रहा है, उसका एन फैक्टर है क्या? तो इसका एन फैक्टर तीन आ गया क्या? अब जरा इसका देखो, इसमें कितनी जुड़ी हुई हैं, ये दो जुड़ी हुई हैं, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया भाई? वो आ गया दो। लेकिन भैया लास्ट वाला देखो, ये वाला जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ी हुई है? फॉस्फोर से। ये हाइड्रोजन कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है। तो हाइड्रोजन बोलेगा एक बार आ तो सही मेरे पास, मैं बताता हूँ, तो ये निकलेगी नहीं। इसमें देखो आप, इसमें क्या होगा, एन फैक्टर ये वाला जो है ये बाहर निकल जाएगा, तो एन फैक्टर क्या आ गया? वन। तो ये स्पेशल केस है। जो भी फॉस्फोर से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है, ये वाली जो है मैं इंडिकेट कर रहा हूँ अलग कलर से, ये कभी भी एसिडिक एच नहीं होती है, ये कभी भी H प्लस की फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगी। डिटेल आप वहां पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ अपना काम हो जाएगा, यहाँ पर कोई सवाल नहीं। चलिए, ये आ गया एन फैक्टर इनके। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एक वो फिल्म बताई थी आपने, H3PO3, वो क्या बीमारी है, वो कैसे आएगा? जरा देखो, ये बहुत शानदार है, बोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो बोरिक एसिड के केस में होता क्या है, ये H प्लस देता नहीं, ये OH माइनस आयन को लेता है। क्या बोला मैंने, दोबारा बताता हूँ आपको, ये H प्लस देता नहीं, ये लेता भिखारी है, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है। और जब ये OH माइनस आयन ले लेगा, तो ये बनाएगा BOH का फोर, सॉरी बी, एक बार इसको सही व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, बी, और ये चार मैंने लिख दिए OH4, और ये माइनस। अब कईयों के दिमाग में और सर ये लेन देन वाला थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा व्यवस्थित डायग्राम बना के समझाओ कि ये कैसे ले रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कैसे नहीं है ना, ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, जरा इसको समझते हैं ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई, इसको समझो। यूं समझो आप, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बोरॉन को? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे हिसाब से तो 1s2 2s2 2p1 यही होगा भाई, नॉर्मली ये होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो यही तो है। ठीक है, 1s2 2s2 2p1 है ना। अब जैसे जो कोई 11th क्लास में बच्चे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर आपने ये कैसे लिखा। कोई बात नहीं बेटा, ये अपना कहाँ पे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना, वहां आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताऊंगा। यहाँ तो अपन मोल सीख रहे हैं, तो नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अभी आप महसूस करो कि ऐसा ही होता है ना, विश्वास करो मैं कह रहा हूँ, तो 1s2 2s2 2p1। अब जो है ये जो बाहर वाला, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसको बोलते हैं वेलेंस सेल n, और ये हो गया n-। जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली लिखते हैं वो होता है ग्राउंड स्टेट में, कि राम राजी कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्राउंड पे है अपन, है ना। जब कुछ गड़बड़ी होती है तो जोश में आ जाते हैं, तो उसको एक्साइटेड स्टेट बोल दो आप, उत्तेजित अवस्था, कोई नहीं। अब और उत्तेजित अवस्था, जब भी जोश में आते हैं तो गलत कदम उठाते हैं, तो बाहर जाते हैं कि नहीं जाते कहीं ना कहीं? कोई बात नहीं, तो अब ये जोश में ले आओ, इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके आए। एक्साइटेड स्टेट में लेके आएंगे तो हमेशा जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो आगे जंप करेगा। ये 2s2 है। अब ये जो 2p1, एक बार इनका ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं नीचे, ऐसे आपको इजी नहीं समझ में आएगा। ये दो, और ये p में कितने दे रखे हैं भाई? p में जो p सबसेल होता है उसके अंदर तीन कक्षक होते हैं, ये भी आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, अभी तो महसूस करो। ये आगे, अब जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें देखो आप, एक, और इसके पास में ये आ गया। अब इसके पास तीन आ गए, है ना। इसके ऑर्बिटल जो है उनमें तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये बेचारे अकेले हैं, कोई दूसरा आएगा तो इजीली उसके साथ क्या बना लेंगे भाई, बॉन्ड बना लेंगे। अब बोरिक एसिड जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लो सा बोरॉन OH। तो बोरॉन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं भाई, तीन बन रहे हैं क्या?
चलो तो मैं दूसरे से बना देता हूँ साहब। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीन बॉन्ड बना लिए। बन गए, तीन ही बन रहे हैं बोरोन के, ये देखो आप। ये वाले जो है तीन ही तो हैं, ये मैं ग्रीन कलर से तीन बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो चौथा ओ एच माइनस कहाँ आएगा? देखो अब इसके पास ये खाली ऑर्बिटल है कि नहीं, ये वाला इम्प्टी है। अरे इम्प्टी ऑर्बिटल है ना, खाली ऑर्बिटल है। और किसी भी खाली ऑर्बिटल में कोई भी स्पेसीज अगर अपने दो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो वो बॉन्ड बना लेगी। उप सह संयोजक बंध बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बन गया ना? ऐसे करके ये बोरॉन वाला कंपाउंड बनता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, केमिकल बॉन्डिंग में और ज्यादा अपन पढ़ेंगे, बहुत शानदार चीजें हैं इसमें। चलिए, तो ये हो गया, आपको मैंने एसिड का एन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करना सिखा दिया, पहला केस। चलो इससे अगला जो है, आगे के जो एन फैक्टर है वो अपन अगली क्लास में देखते हैं भाई।